स्टूडेंट, पिछला क्लास तक हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए थे। आज के क्लास में हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है और एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, ये दोनों का कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करेंगे। जैसे ही ये दोनों का कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज में क्या रिलेशन है, उस रिलेशन को डायग्राम के मदद से एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले मेरे साथ सीखने की कोशिश कीजिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन को सबसे पहले डिफाइन कर लेंगे और उसके बाद डायग्राम के मदद से उसे कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग बना लीजिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन। द एंगल बिटवीन resultant frictional force and normal reaction of the object is known as एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है ना। हाँ, इसको इट इज डिनोटेड बाई फाई। एंगल ऑफ फ्रिक्शन को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको डायग्राम के मदद से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए कि ये कोई सरफेस है, सपोज करिए कि ये कोई क्या है, वो सरफेस है और ये सरफेस रफ सरफेस है। रफ सरफेस कहने का मतलब इसमें फ्रिक्शन का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। ठीक है ना। ये कैसा सरफेस है, वो रफ सरफेस है और इस रफ सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक रखा गया है। क्या रखा गया है, वो बोलो, ब्लॉक रखा गया है। ये आपको ब्लॉक रखा गया है। ठीक है ना। हाँ, और ये ब्लॉक रखा गया है बहुत, तो इस ब्लॉक का कुछ ना कुछ अपना मास होगा कि नहीं। तो जवाब आना चाहिए कि यस सर, इसका कुछ अपना मास होगा। अब बताइए, मान लीजिए कि इसका मास m है, तो बताइए ये अपना वेट के वजह से, ये अपना खुद का भार के वजह से, ये अपना खुद का वेट के वजह से किधर आना चाहेगा, तो सर नीचे आना चाहेगा। यानी सेल्फ वेट के वजह से ये नीचे आना चाहेगा और नीचे आना चाहेगा कितना से, तो W बराबर mg से। अब बताइए, सेल्फ वेट के वजह से नीचे आना चाह रहा है लेकिन नीचे नहीं आ रहा है, तो इसको बैलेंस करके इस सरफेस पर कौन रख ले है, तो सर आपको जवाब आना चाहिए कि सर इसके ऊपर एक इक्विलिब्रियम में आप ही तो पढ़ाए थे कि नॉर्मल रिएक्शन लगता है। क्या लगता है, वो नॉर्मल रिएक्शन लगता है, नॉर्मल रिएक्शन लगता है सर। ठीक है ना। और नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। हाँ, अब इस बॉडी को, इस ब्लॉक को हम मूव कराना चाह रहे हैं, इस ब्लॉक को हम मूव कराना चाह रहे हैं, तो इसमें क्या लगाना के कोशिश करेंगे बाबू, तो सर इसमें फोर्स लगाने की कोशिश करेंगे। फोर्स लगा के आप खींच रहे हो, तो देखो ये वाला फिगर बनाने की का कोई ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए कि फोर्स लगा के आप खींच रहे हो, इधर फोर्स लगा रहे हो, क्या कर रहे हो, फोर्स लगा के इधर खींच रहे हो। तो आप ना फोर्स लगा रहे हो, तो आप जब फोर्स लगाओगे, जब आप फोर्स लगाओगे तब उसको बोलेंगे अप्लाइड फोर्स। क्या बोलेंगे बाबू, अप्लाइड फोर्स। इस बात को आप समझने की कोशिश करोगे। अच्छा, एक बात बताइए, अप्लाइड फोर्स को हम लोग FAP लिखते थे कि नहीं। अब बताइए कि FAP थोड़ा बड़ा लिखने की ज़रूरत पड़ रहा था। ठीक है ना। तो हम लोग इंजीनियर है और इंजीनियर के मतलब ही होता है आलसी और कामचोर। काम कम करेगा, दिमाग ज़्यादा लगाएगा। तो एक शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं P से, का चीज़ से, P से। तो जब कभी भी हम P लिखें तो आप लोग को एक बात यहाँ पे समझ लेना है फ्रिक्शन में कि सर अप्लाइड फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। जब कभी भी फ्रिक्शन में हम P बोले तो आप लोग को एक बात समझ लेना है कि सर अप्लाइड फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो बताइए कि अप्लाइड फोर्स किधर है, तो सर अप्लाइड फोर्स इधर लग रहा है। अच्छा बताइए, अप्लाइड फोर्स उधर लग रहा है तो मोशन किधर कराने की कोशिश करेगा, तो सर मोशन इधर ही होगा। अरे अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में ही तो हो रहा है, तो मोशन उधर हो रहा है, मोशन उधर हो रहा है। तो बताओ एक बात, घिसा पीटा हिस्ट्री है कि जब अप्लाइड फोर्स
उधर लग रहा है, तो मोशन अगर उधर हो रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगा? तो सर फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगा इस बात को बताइए। तो फ्रिक्शन हमेशा कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच लगता है। कहाँ पे लगता है बउआ? कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच लगता है। देखिए तो ये ब्लॉक है और एक सरफेस है, ये दोनों के बीच एक कॉन्टैक्ट सरफेस है, तो यहाँ पे लगेगा फ्रिक्शन। क्या लगेगा बाबू? फ्रिक्शन। क्या लगेगा? फ्रिक्शन। चलिए इतना बात तो आपको डायग्राम से क्रिस्टल क्लियर है। कुछ समय एनालिसिस करने के पर्पज से ये वाला फ्रिक्शन को यहाँ पे ना लिख करके यहाँ पे लिखे तो कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ देखिए ये वाला फ्रिक्शनल फोर्स को हम यहाँ पे दिखाते हैं, ठीक है ना। ये वाला फ्रिक्शनल फोर्स को हम यहाँ पे दिखाते हैं, तो बताइए ये भी एक क्या है? फ्रिक्शनल ही फोर्स है, ठीक है ना। और ये वाला क्या है? नॉर्मल रिएक्शन है। तो बताइए ये दोनों के बीच का रिजल्टेंट कहाँ से पास करेगा? दोनों के बीच का रिजल्टेंट कहाँ से पास करेगा? तो सर रिजल्टेंट यहाँ से पास करेगा। रिजल्टेंट कहाँ से पास करेगा? तो सर ये रिजल्टेंट है। सर किसका रिजल्टेंट है बउआ? तो बोलेगा कि सर फ्रिक्शनल फोर्स का रिजल्टेंट है। किसका रिजल्टेंट है? फ्रिक्शनल फोर्स का रिजल्टेंट है। तो लिखे रिजल्टेंट। सर इतना इज्जत से इसको काहे बोल रहे हैं? अरे रिजल्टेंटवा बोलो। क्या बोलो? रिजल्टेंटवा। अपन बिहार से है, रिजल्टेंट कभी इज्जत से तो बोलेंगे नहीं, रिजल्टेंटवा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिजल्टेंटवा। किसका रिजल्टेंटवा? तो फ्रिक्शनल फोर्स का रिजल्टेंटवा। अब थोड़ा सा डिफिनेशन पर आते हैं। द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट फ्रिक्शनल फोर्स, तो ये वाला आपका हो गया रेड वाला रिजल्टेंट फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन, और ये वाला हो गया आपको नॉर्मल रिएक्शन। तो एक बात समझिए कि एंगल बिटवीन रिजल्टेंट फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का बीच का एंगल ये जो ब्लैक कलर से है वही तो बन रहा है। अरे वही तो बन रहा है, और इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं बउआ? फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही फाई क्या हो गया आपको? फ्रिक्शनल एंगल हो गया, या एंगल ऑफ फ्रिक्शन हो गया। चलिए इतना क्रिस्टल क्लियर है। थोड़ा सा अगर हम इस डायग्राम को और मॉडिफाई करें, इस फ्रिक्शन को थोड़ा और ऊपर लेके चले जाए, यहाँ पे इस फ्रिक्शन को लेके चले जाए, तो फ्रिक्शन का वैल्यू भी वही रहेगा, ठीक है ना। ये फ्रिक्शन को हम यहाँ पे लेके आ गए, इस फ्रिक्शन को हम यहाँ पे लेके आ गए, इस फ्रिक्शन को हम कहाँ पे लेके आ गए? यहाँ पे लेके आ गए। देखिए कोनो टेंशन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और ये वाला आपकी क्या है? नॉर्मल रिएक्शन है। ये फ्रिक्शनल फोर्स है, ये नॉर्मल रिएक्शन है। तो बताइए 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, तो अगर गलती से इसको यहाँ पे O मान ले और इसको A मान ले और इसको B मान ले, तो एक यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है OAB, और राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि इन ट्रायंगल OAB में, जैसे ही OAB में अगर हम चलेंगे बउआ, तो हमको क्या मिलेगा? tan फाई। tan फाई बराबर अगर खोजने की आप कोशिश करोगे, अगर tan फाई के बराबर आप खोजने की कोशिश करोगे, लिखो tan फाई। tan फाई को अगर आप खोजने की कोशिश करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है? tan फाई बराबर मिलेगा FR/N। क्या मिलेगा बाबू? FR/N। अरे देखो तो ऐसा ही तो बन रहा है बउआ। अरे ये N है और ये FR है और ये वाला एंगल फाई है। tan बराबर क्या हो जाएगा? अरे tan फाई बराबर सामने वाला बट्टा बगल वाला, सामने वाला बट्टा बगल वाला, ठीक है ना। हाँ यही होता है, tan फाई माने सामने बट्टा वाला बट्टा बगल वाला, ठीक है ना। हाँ FR/N होगा। क्या होगा? FR/N। अब बताइए FR/N को ही हम लोग जल्दी ही पास किए वहाँ से कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से, तो FR और N का रेशियो को ही बोल रहे थे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को म्यू से रिप्रेजेंट कर रहे थे। काची से रिप्रेजेंट कर रहे थे बाबू? म्यू से। तो हम कह सकते हैं कि tan फाई बराबर म्यू। tan फाई बराबर क्या हो जाएगा बाबू? म्यू। एक रिजल्ट यहाँ से मिला। क्या हमको tan फाई निकालना था? तो जवाब आना चाहिए कि नहीं सर, हमको tan फाई नहीं, हमको फाई निकालना था। क्या निकालना था? फाई निकालना था। तो फाई कैसे निकलेगा सर? तो जब tan को इन्वर्स में लेके जाएंगे, तो देखिए तो tan इन्वर्स म्यू हो जाएगा। अरे बोलिए tan इन्वर्स म्यू होगा कि नहीं? यानी फाई बराबर हमको मिला tan इन्वर्स म्यू। फाई बराबर हम लोग क्या मिला बाबू? tan इन्वर्स म्यू।
फाई क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। क्या है बाब, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। चलिए बताइए म्यू क्या है, तो आप लोग को हंसते हंसते जवाब आना चाहिए सर म्यू आप नहीं जानते हो, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है सर, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। चलिए इतना कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यानी हम कह सकते हैं कि ये एक तरह से रिलेशन हो गया कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन में। चलिए इतना ही रिजल्ट आप लोग को याद रखना है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन बराबर क्या होता है, तो tan इनवर्स म्यू। चलिए इतना क्रिस्टल क्लियर है, तो हम आगे बढ़ते हैं एंगल ऑफ रिपोज में। चलिए इसको इरेज कर देते हैं बाब। चलिए ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा देखिए ये सारे चीज़ को हम इरेज करते हैं, इसके अंडर बाउंड्री में रख देते हैं, ठीक है ना। हाँ, ताकि अच्छा लगे। ये वाला इधर से है, यहाँ से पी मतलब आप लोग अब समझ रहे होंगे अप्लाइड फोर्स, और मोशन के कराने की डायरेक्शन ये है और फ्रिक्शन की डायरेक्शन ये है। चलिए इतना क्रिस्टल क्लियर है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं एंगल ऑफ रिपोज की। बहुत मैंने पेन हो जाता है ना, तो संभालने में ही दिक्कत जाता है। एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज को समझने के लिए हम एक डायग्राम का सहारा लेते हैं और उस डायग्राम की मदद से एंगल ऑफ रिपोज को समझने की पूरा कोशिश करेंगे। जब हम लोग को उस डायग्राम से समझ आ जाएगा, तब हम लोग एक छोटा सा वीडियो क्लिप ऐड करेंगे और उससे एनिमेशन भी देख लेंगे, ताकि और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, सपोज करिए कि आपके पास कुछ इस तरह का सिस्टम है, ठीक है ना। हाँ, एक पटरा ये है, ठीक है ना। हाँ, एक पटरा ये है, देखिए पटरा हम बड़े जबरदस्त तरीके से बना रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग समझ लीजिएगा कि ये पटरा है, ठीक है ना। एक पटरा ये है, ठीक है ना। इस पटरा को बोल रहे हैं हॉरिजेंटल प्लेन। क्या बोल रहे हैं, हॉरिजेंटल। और इसी पटरा में क्या कर रहे हैं, एक पटरा और ऊपर से सेटिंग कर दे रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, एक पटरा इसी में ऊपर से क्या कर दे रहे हैं, सेटिंग कर दे रहे हैं, ठीक है ना। देखिए ये सेटिंग कर दे रहे हैं, अकबकाना नहीं है, एकदम आराम आराम से कंसेप्ट को बिल्ड कर लेना, ठीक है ना। हाँ, आप देख पा रहे हो कि एक पटरा इसी के ऊपर क्या कर दिए, वो सेटिंग कर दिए हैं, ठीक है ना। हाँ, और यहाँ पे इस तरह से सेटिंग किए हैं ना कि ये जो ऊपर वाला पटरा है ना, अपर प्लेन, अपर प्लेन, कि ये वाला प्लेन को पकड़ के इसको उठाइएगा ना, तो ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा। यहाँ पे ये हिंज लगाया गया, क्या लगाया गया, वो हिंज लगाया गया। और हिंज लगाने का मतलब होता है ना कि यहाँ से ये उठ सकता है, क्या कर सकता है, उठ सकता है। देखिए ऐसा को हम फीलिंग दिलाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। हाँ, देखिए सपोज करिए कि ये आपके पास क्या है, एक पटरा है, हॉरिजेंटल पटरा है, ठीक है ना। हाँ, और इसके ऊपर एक और पटरा को इस तरह से सेटिंग किया गया है, इस तरह से सेटिंग किया गया है। देखिए यहाँ पे ये अंगुली के द्वारा है ना, उसको सेटिंग किया गया है। और सेटिंग तो हम पूरी तरह से कर दिए हैं, लेकिन क्या है कि ऊपर वाले पटरा को देखिए इस तरह से मूव कर सकता है, इस तरह से मूव कर सकता है। देखिए इसका अगर साइड से देखिएगा तो ऐसा दिखेगा, ठीक है ना। हाँ, यानी आपको कुछ एंगल बन सकता है, यानी ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसा अरेंजमेंट बना दिए हैं दोनों पटरा को मिला करके, ठीक है ना। हाँ, उम्मीद है समझ पाए होंगे। और इसके ऊपर क्या है, एक ब्लॉक को रख दिए हैं, ठीक है ना। सपोज करिए जो रेड वाला पटरा है ना, यानी सबसे ऊपर वाला पटरा, रेड वाला पटरा के ऊपर एक ब्लॉक रख दिए हैं। क्या रख दिए, वो ब्लॉक रख दिए। ब्लॉक कुछ का भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि लकड़ी का हो, ब्लॉक कुछ का हो सकता है, ये प्लेन कुछ भी का हो सकता है, ठीक है ना। हाँ, ये ब्लॉक है। अब क्या हुआ कि
ये वाला हॉरिजॉन्टल प्लेन को यहाँ पे पकड़ करके अपर प्लेट को धीरे 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 ऊपर उठाते गए, धीरे धीरे ऊपर उठाना चालू किए। ऊपर उठा रहे हैं तो देख रहे हैं कि नहीं गिरा, थोड़ा और ऊपर उठाएं तो नहीं गिरा, थोड़ा और ऊपर उठाएं तो नहीं गिरा। एक समय ऐसा आया कि ये वाला नीचे गिर गया कुछ पार्टिकुलर एंगल पर, ठीक है ना। तो वो वाला स्थिति को थोड़ा कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। स्थिति सेकंड की अगर थोड़ा बात करते हैं, स्थिति सेकंड की, ठीक है। देखिए स्थिति सेकंड की अगर बात किया जाए तो देखिए ये वाला जो ऊपर वाला पटरा था ना उसको उठा दिए। बड़े ध्यान से देखिए, ऊपर वाले पटरा को जब उठा दिए तो यहाँ पे ये जो ब्लॉक रखा हुआ था, ये जो ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ था, देखिए डॉटेड से दिखा रहे हैं, ये ब्लॉक यहाँ से छूट करके, यहाँ से गिर करके यहाँ पे आ गया। ये ब्लॉक की ओरिजिनल पोजीशन अब यहाँ पे हो गई, ब्लॉक यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। हाँ, तो देखिए एक बात यहाँ पे बताइए कि ये दोनों ही फिगर से आप थोड़ा एनालिसिस कीजिए कि इसको पकड़ के धीरे धीरे उठा रहे थे, धीरे धीरे उठा रहे थे, उठाते गए उठाते गए उठाते गए। एक समय ऐसा हुआ कि ये वाला ब्लॉक पूरी तरह से नीचे गिर गया। तो वहाँ पे आप लोग को रुक जाना है और इस हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन से क्या हुआ कि ऊपर उठाते गए, एक समय ऐसा आया कि ये वाला जो ब्लॉक है वो पूरी तरह से क्या हो गया, नीचे गिर गया। तो वही जो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनेगा ना, वही एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ रिपोज। क्या बोलेंगे बाबू, एंगल ऑफ रिपोज। और एंगल ऑफ रिपोज को हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। काची से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, इस एंगल को बोलेंगे अल्फा और यही एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है ना। हाँ, तो इसी एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, एंगल ऑफ रिपोज। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो लिखेंगे कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ प्लेन at which the body just being to moves with horizontal plane. Then these minimum angle is known as angle of repose. उस मिनिमम एंगल को क्या बोलेंगे वो, एंगल ऑफ रिपोज। इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय अल्फा लेटर। कौन लेटर, अल्फा। इसको रीड करेंगे का जिससे वो अल्फा से रीड करेंगे, ठीक है ना। हाँ,
देखिए इसको अगर थोड़ा सा फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे तो कैसे बनेगा। एग्जाम में आएगा तो ये डायग्राम भी नहीं बनाना है, न इस डायग्राम को बनाना है, ये कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए बताया जा रहा है, ठीक है ना। अगर एग्जाम में आएगा तो हम सिर्फ और सिर्फ लाइन डायग्राम बनाएंगे, ठीक है ना, जिसको हम लोग यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं वो? फ्री बॉडी डायग्राम ही बनाएंगे, ठीक है ना। हाँ, सपोज करिए कि ये कौन सा प्लेन है, तो बोलिएगा कि सर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। कैसा प्लेन है? हॉरिजॉन्टल प्लेन है। सर लिख दीजिए, सर भुला जाते हैं, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है ना। हाँ, अब इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को, ये वाला कौन सा प्लेन है वो, तो इस प्लेन को बोलेंगे इनक्लाइन प्लेन, ठीक है ना। बॉडी है यहाँ पे, ये रखा हुआ बॉडी है, ठीक है ना। हाँ, ये कोई बॉडी रखा हुआ, ये कोई बॉडी रखा हुआ है जिसका मास क्या है? m है। ये कोई बॉडी रखा हुआ है जिसका मास क्या है? m है, ठीक है ना। हाँ, अब देखिए यही वाला एंगल, यही वाला एंगल को तो हम लोग बोल रहे हैं अल्फा। क्या बोल रहे हैं? अल्फा। और यही एंगल को क्या बोलेंगे वो? एंगल ऑफ रिपोज। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है ना। हाँ, आज एक बात आप लोग को थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा कि अगर ये मास की कोई बॉडी है तो नीचे सेल्फ वेट की वजह से कुछ लगा रहा होगा कि नहीं लगा रहा होगा, तो जवाब आना चाहिए कि यस सर लगा रहा होगा। सर क्या लगा रहा होगा सर? तो W बराबर mg, सेल्फ वेट को बोलते हैं W, और W बराबर क्या लगा रहा होगा वो? mg लगा रहा होगा। क्या लगा रहा होगा? mg। अच्छा, mg को बैलेंस कौन कर रहा होगा? तो सर mg को बैलेंस कर रहा होगा सर नॉर्मल रिएक्शन कर रहा होगा। कौन कर रहा होगा? नॉर्मल रिएक्शन कर रहा होगा, यानी n लग रहा होगा। अच्छा, n ऐसे ही काहे लगाएं? काहे कि नॉर्मल हमेशा, एक बात ध्यान दे लीजिए, नॉर्मल हमेशा कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट करता है। नोट पॉइंट के तौर पर समझ लीजिए, नॉर्मल हमेशा कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट करता है। तो आपको 4 मार्क्स में अगर डिफाइन करने के लिए आएगा डिफाइन एंगल ऑफ रिपोज, तो आप रिपोज का डिफिनेशन लिख दीजिएगा, उसको डिनोटेड लिखिएगा, उसको ये फिगर लिख दीजिएगा, और यहाँ पे एंगल ऑफ रिपोज को ये दिखा दीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, इतना मैं आपको 4 मार्क्स क्रिस्टल दे देगा। ये दोनों डायग्राम को आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाना है। इतना समझने के बाद आप क्या करो कि वीडियो क्लिप को समझ लो, ठीक है ना। उसके बाद एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन में रिलेशन अभी देखेंगे, ठीक है ना। वीडियो क्लिप को स्टार्ट कर लो, ठीक है ना। हाँ, और यहाँ से आपको एंगल ऑफ रिपोज पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, हट जाते हैं। वीडियो क्लिप देखने से समझ आ गया होगा। अब हम लोग रिलेशन की ओर मूव करते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो आप लोग फ्रेश हेडिंग बना लीजिए, रिलेशन बिटवीन
एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज। देखिए यहाँ पे जो इरेज किया ना उसको वहाँ पे 2 पार्ट में करके लगा दिए हैं, ठीक है ना। हाँ, आप लोग ये फ्रेश हेडिंग बना लीजिए, ठीक है ना। हाँ, सपोज करिए कि आपको कोई इस तरह का प्लेन है, ठीक है ना। हाँ, ये आपको हॉरिजेंटल प्लेन है, ठीक है ना। हाँ, ये आपको क्या है, हॉरिजेंटल प्लेन है। अब इसके ऊपर क्या है कि एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस तरह का इंक्लाइन प्लेन बनाया गया है और इस प्लेन के ऊपर क्या रखा दिया गया है, वो एक ब्लॉक रख दिया गया है, ठीक है ना, यहाँ पे, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे एक ब्लॉक रख दिया गया है, देखिए ये एक ब्लॉक रख दिया गया, ठीक है ना। हाँ, देखिए इसको बोल रहे हैं हॉरिजेंटल प्लेन और इसको बोल रहे हैं इनक्लाइन प्लेन, ठीक है ना। और इंक्लाइन प्लेन पर आपको क्या रख दिया गया है, इस ब्लॉक को रख दिया गया है, ये ब्लॉक को रख दिया गया है। अब बताइए कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा, जहाँ से वो स्लाइड करना स्टार्ट करेगा, उस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अल्फा बोलेंगे। और अल्फा क्या है, एंगल ऑफ रिपोज है, ठीक है ना। हाँ, अब एक बात बताइए आप लोग कि यहाँ पे m मास की अगर कोई बॉडी है, अगर ये बॉडी का मास m है, तो बताइए सेल्फ वेट की वजह से कहाँ लगेगा फोर्स, तो सर वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, ठीक है ना। हाँ, यानी सेल्फ वेट की वजह से यहाँ पे इस तरह से डाउनवर्ड फोर्स लगेगा। कितना लगेगा सेल्फ वेट की वजह से, तो सर W बराबर माजी, कहाँ पढ़े थे सर, इक्विलिब्रियम में आप ही तो पढ़ाए थे, W बराबर माजी कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा। अच्छा, इसको बैलेंस करने के लिए आ रहा था कौन, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमेशा कहाँ लग रहा था, तो सर कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, हमेशा कहाँ लग रहा था वो, तो कॉन्टैक्ट सरफेस के कहाँ पे लग रहा था, परपेंडिकुलर। तो ये हुआ कॉन्टैक्ट सरफेस और कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल लगेगा, क्या लगेगा, नॉर्मल। चलिए, इतना बात आप लोग को क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। नॉर्मल हमेशा कॉन्टैक्ट सरफेस के कहाँ लगता है, वो तो परपेंडिकुलर लगता है, ठीक है ना। हाँ, एक बात बताइए, जब नॉर्मल कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होगा तब क्या होगा कि इसको बैलेंस करने वाला फोर्स तो इधर आना चाहिए, इसको बैलेंस करने वाला फोर्स तो इधर आना चाहिए। अरे बोलो, इसका बैलेंस करने वाला फोर्स तो क्या आना चाहिए, इधर आना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, तो सर इधर आ रहा होगा, ठीक है ना। हाँ, अच्छा बताइए कि ये वाला फोर्स, ये वाला जो सेल्फ वेट है, सेल्फ वेट के वजह से, ऐसा छोड़ दीजिए, वो बात छोड़िए, अगर ये ब्लॉक नीचे आ रहा होगा, अगर ये ब्लॉक नीचे आ रहा होगा तो बताओ कि ब्लॉक की मोशन की डायरेक्शन किधर होगी, तो सर ब्लॉक की मोशन की डायरेक्शन ये वाला होगी, ये जो डायरेक्शन होगी ना, ब्लॉक की मोशन की डायरेक्शन होगी, ये जो डायरेक्शन होगी ना, ब्लॉक की मोशन की डायरेक्शन होगी। अच्छा बताइए कि ये मोशन की डायरेक्शन है, तो बताओ फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर होगी, तो सर ये ब्लॉक की फ्रिक्शन की डायरेक्शन इधर होगी। ब्लॉक की जो रेड कलर से दिखा रहा है ना, वो फ्रिक्शन की डायरेक्शन होगी। किसकी डायरेक्शन होगी, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन होगी। इतना बात क्रिस्टल क्लियर है। अगर ब्लॉक इधर मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन उधर लग रहा होगा, इतना क्रिस्टल क्लियर होगा, ठीक है ना। गलती से अगर ये वाला एंगल मिल जाएगा तो हम लोग काम तमाम कर देंगे। तो देखिए, तो अगर ये वाला एंगल अल्फा है तो बताइए कि ये वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अब बताइए कि ये वाला एंगल 90 है, ये अल्फा है, तो ये वाला कितना होगा, तो सर 90 माइनस अल्फा होगा। कैसे होगा, क्योंकि एक ही ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो ये अल्फा है तो ये 90 होगा, तो ये 90 माइनस अल्फा। अगर ये 90 माइनस अल्फा है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों पैरेलल है, इसका मतलब ये भी 90 माइनस अल्फा होगा। और ये देखिए, तो यहाँ से ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, तो सर ये वाला एंगल कितना होगा, तो वो भी लिख दीजिए सर आप, हंसते हंसते अल्फा होगा। क्या होगा, अल्फा होगा। यानी एक बात क्रिस्टल क्लियर हो गया, एक बात क्रिस्टल क्लियर हो गया कि अगर एंगल ऑफ रिपोज जितना होगा उतना ही एंगल यहाँ पे बनेगा। चलिए, ये बात क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं,
चलिए जवाब आना चाहिए कि सर जितना एंगल यहाँ पे अल्फा होगा उतना ही एंगल ये वाला होगा, ठीक है ना। हाँ, अब बताइए कि इसकी अगर कंपोनेंट अगर ये वाला तोड़ा जाए तो हम बोलेंगे कि सर अगर ये W है तो ये वाला हो जाएगा W cos अल्फा का है कि सटा cos हटा साइन, तो बताइए हटा ये है तो ये वाला हो जाएगा W sin अल्फा। यानी इस सेल्फ वेट के दो कंपोनेंट मिले, एक सटा दूसरा हटा, एक सटा दूसरा हटा। यहाँ पे बहादुरी ये था कि आप एंगल को कैलकुलेट कर लो। तो एक बात ध्यान दे लीजिए, जिनकी ट्रिग्नोमेट्री अगर समझ नहीं आई तो तुम सीधा सीधी याद रख लीजिए कि जितना एंगल यहाँ बनेगा ना उतना ही एंगल यहाँ पे भी बनेगा, ठीक है ना। हाँ, तो ये एंगल अल्फा है तो बताइए सटा कोस हटा साइन, सटा कोस हटा साइन। बताइए ये वाला W है तो W cos अल्फा और ये वाला हो जाएगा W sin अल्फा। बस यही तो कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। हाँ, अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है बॉडी इन इक्विलिब्रियम, बॉडी या अप्लाई इक्विलिब्रियम कंडीशन सीधा सीधी लिख दीजिए, अप्लाई इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन। अगर आप इक्विलिब्रियम कंडीशन को अप्लाई करने की कोशिश करोगे तो क्या देखोगे, तो बताओ क्या जानते हो, तो समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स का 0 होना चाहिए और समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स का 0 होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, तो सबसे पहले हम समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स को 0 करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स के 0 कौन होगा, ये वाला होगा और ये वाला होगा, यानी हम कह सकते हैं समेशन ऑफ F0 हॉरिजॉन्टल फोर्स अगर 0 करने की कोशिश करेंगे, देखिए तो ये प्लेन है तो प्लेन की हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन हो जाएगा, तो W sin अल्फा बराबर हो जाएगा FR। देखिए तो जितना अगर बॉडी यहाँ पे रुकल है, अगर बॉडी यहाँ पे रुकल है तो जितना इधर फोर्स लगा रहा होगा मोशन वाला अप्लाइड वाला उतना ही फ्रिक्शन लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा, तो सर यस सर लग रहा होगा। इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है ना। आप क्या करो, अप्लाई वर्टिकल फोर्स का समेशन 0 करो, तो वर्टिकल फोर्स का समेशन क्या हो जाएगा, तो देखिए तो नॉर्मल किसके बराबर होगा, W cos अल्फा के बराबर होगा, यानी W cos अल्फा बराबर हो जाएगा N, ठीक है ना। इक्वेशन सेकेंड, ठीक है ना। हाँ, चलिए दो इक्वेशन मिला, अब क्या करोगे, दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड से डिवाइड कर दो, ठीक है ना। तो लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बी गेट। दोनों को डिवाइड देंगे, दिखाई पड़ा ना नीचे, दोनों के जैसे ही डिवाइड देंगे तब हमारा रिजल्ट जो आएगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा, यानी W sin अल्फा डिवाइडेड बाई, दिखाई पड़ रहा है ना, नहीं दिखाई पड़ रहा, दोनों को जैसे ही डिवाइड किए, दोनों को जैसे ही डिवाइड किए, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को जैसे ही डिवाइड किए तब हमको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, यानी W sin अल्फा बराबर हो जाएगा FR, ठीक है ना। और नीचे वाला सेकंड इक्वेशन क्या है वो, W cos अल्फा डिवाइडेड बाई N, ठीक है ना। हाँ, दोनों को जैसे ही डिवाइड करेंगे तो देख क्या रहे हैं कि ये W से W लेस हो जाएगा, यानी कैंसिल हो जाएगा। अच्छा बताइए कि W से W कैंसिल हो गया, तो बताइए साइन थीटा बटा कोस थीटा क्या जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में सर, तो बताइए ना, tan होता है, क्या होता है tan। अब एक बात बताओ कि यहाँ पे थोड़ा आपको दिमाग काम कर रहा होगा, तो यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन में बताए थे कि FR बटा N को ही तो बोल रहे थे म्यू, क्या बोल रहे थे म्यू, और म्यू को बोल रहे थे कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अरे बोलिए म्यू को क्या बोल रहे थे, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। यानी यहाँ से आप अल्फा निकाल सकते हो, अल्फा निकालोगे तो आएगा क्या आएगा वो, अल्फा निकालोगे तो क्या आएगा, तो सर tan इनवर्स, अल्फा जैसे ही निकालेंगे तो tan इनवर्स आएगा म्यू, क्या आएगा म्यू। कैसे, तो देखिए तो tan के साथ है तो उधर जाएगा तो इन्वर्स में आएगा। तो बताइए कि अगर अल्फा निकालने की कोशिश करोगे तो आपको आएगा tan इनवर्स म्यू, क्या आएगा tan इनवर्स म्यू। एक बात ध्यान दे रहे हैं कि tan इनवर्स म्यू जो आया वो एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू आया, क्या आया, एंगल ऑफ रिपोज,
ठीक है ना। हाँ, यानी एंगल ऑफ रिपोज बराबर आया tan इनवर्स म्यू। अगर थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा तो ये बोल रहे होंगे यहाँ से कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन को थोड़ा लिख करके बताइए, तो लिखेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो आया था रिजल्ट मिटा दिए हैं ना। हाँ, तो यहाँ पे देखिए लिख देते हैं दूसरा पेन से। हम लोग क्या अभी रिजल्ट पहले से प्राप्त कर ले हैं, वी नो, हम लोग क्या जानते हैं कि यानी थीटा बराबर, यानी ये कह सकते हैं कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो हम लोग जानते हैं, दिखाई पड़ रहा है ना। एंगल ऑफ फ्रिक्शन बराबर हम लोग क्या जानते हैं, यानी फाई बराबर क्या जानते हैं, tan इनवर्स म्यू। इतना जानते हैं कि नहीं, बोलिए। एंगल ऑफ फ्रिक्शन बराबर हम लोग जानते हैं tan इनवर्स म्यू, यानी फाई बराबर जानते हैं tan इनवर्स म्यू, और अल्फा बराबर भी जानते हैं tan इनवर्स म्यू। अगर दोनों को बात किया जाए तो दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं। देखिए तो एंगल ऑफ रिपोज बराबर भी tan इनवर्स म्यू और एंगल ऑफ फ्रिक्शन बराबर भी tan इनवर्स म्यू। फिर से सुन लीजिए, एंगल ऑफ रिपोज बराबर भी tan इनवर्स म्यू और एंगल ऑफ फ्रिक्शन बराबर भी tan इनवर्स म्यू। दोनों को कह सकते हैं बराबर होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से हम एक बात लिख सकते हैं नोट पॉइंट में। यहाँ से नोट पॉइंट में क्या रिजल्ट निकला हम लोग को, तो लिखेंगे कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज क्या होगा, एंगल ऑफ रिपोज। कैसे, तो अल्फा बराबर फाई बराबर क्या होगा, tan इनवर्स म्यू, tan इनवर्स म्यू। यही तो आपको क्या निकला बउआ, स्टैंडर्ड रिजल्ट निकला। यही आपके रिलेशन है, यही आपको क्या है, रिलेशन है। उम्मीद है इतना बात आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे एंगल निकालने में थोड़ा सोचना है और किसी चीज़ में कुछ नहीं सोचना है, बाद बाकी कुछ ना करो। समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स को जीरो करो, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स के जीरो करो। तो देखिए अगर थोड़ी बहुत अगर आपने इक्विलिब्रियम का वीडियो लेक्चर देखा होगा लामिस थ्योरम के बाद, फ्री बॉडी डायग्राम ट्रेस करने, तो कितना आसान होगा फ्रिक्शन, ठीक है ना। हाँ, तो फ्रिक्शन कुछ नहीं है, बहुत आसान है, बेहद आसान है। तो उम्मीद है कि रिलेशन आप लोग को एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज में क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा, ठीक है ना। तो आपको रिजल्ट जो याद करना है, एक रिजल्ट ये वाला याद रखना है और एक रिजल्ट ये याद रखना है और एक रिजल्ट ये याद रखना है और एक रिजल्ट और याद रखना है कि एफ लिमिटिंग बराबर, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन बराबर क्या याद रखना है बाबू, म्यू इंटू एन। अभी तक जो याद रखने वाली रिजल्ट है जिसको हम लोग आगे चल के काम में लाएंगे वो यही सब चीज़ है, ठीक है ना। हाँ, देखिए हर एक बात को लोकेट कराया जाएगा। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अभी ही थोड़ा देख लेते हैं कि फ्रिक्शन की क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है, ठीक है ना। तो इरेज करके अभी लिख करके उसको समझा देते हैं, क्योंकि वो थ्योरी है। कभी कभी 4 नंबर में पूछ दिया जाता है कि राइट डाउन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। हाँ, तो इसको कॉपी कर लीजिए और अभी हम समझ देते हैं और उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख करके और उसको समझा देंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन को, ठीक है। हाँ, उम्मीद है छाप रहे होंगे।